नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम ही कुछ इस तरीके का है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही। आपने हम्म 11th क्लास में एक फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उस पर आपने देखा होगा ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे जो प्रॉफिट के लिए काम करती थी, और आप उसमें अपना प्रॉफिट निकालते थे उस ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन हाँ अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना होता हम्म है। जैसे मैं इसके लिए पहले एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, फिर मीनिंग में आते हैं इसकी। ठीक है, आप देखो, आपके सामने स्क्रीन पे एक चीज दिखाई दे रही है, विजिबल है? हाँ हाँ क्या है? व्हाट इज फोर्टिस हॉस्पिटल है। ये हाँ जो फोर्टिस हॉस्पिटल है, ये क्या करते हैं, ये पेशेंट्स के लिए बनाया गया है, राइट? हम्म ताकि हम्म किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो यहाँ पे आके अपना दिखा सकता है। हालांकि चार्ज करता है, बट हम्म इसको एज एन एनजीओ ट्रीट किया गया है। जरूरी नहीं फोर्टिस हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल हो, सारे के हम्म सारे हॉस्पिटल क्या है, एज एन एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी गवर्नमेंट का काम कर रही है। पेशेंट को देखना, उनकी हेल्थ इश्यू को चेक करना, उनको डिटेक्ट करना, उनको ठीक करना, राइट? हम्म इसके अलावा अगर नेक्स्ट एग्जांपल में चले तो सामने कुछ दिख रहा है, इधर कुछ लिखा हुआ है, विजिबल है? हाँ क्या चीज है ये? लिखा क्या है वो तो नहीं दिख रहा, अच्छा, छोटा सा है। बहुत छोटा सा है, लेकिन ये है क्या? कुछ विजिबल लग रहा है? कुछ किस तरीके की क्या चीज होगी, किस चीज की बिल्डिंग है? लाइब्रेरी स्कूल कुछ। ये एक कॉलेज है, जो कि कॉलेज। यहाँ पे बीच में सेंटर में लिखा है एसआरसीसी कॉलेज। ठीक है, अच्छा। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि हाँ हाँ। का कॉलेज है। हम्म। इस कॉलेज को भी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, क्योंकि ये क्या चीज प्रमोट कर रहा है, एजुकेशन प्रमोट कर रहा है, राइट? एजुकेशन हम्म प्रमोट करता है ये, ताकि फ्यूचर में जाके ऑब्वियस सी बात है, जो मेन पिलर्स होते हैं और किसी कंट्री के, वो उसमें से एक एजुकेशन भी होता है। अगर हाँ। उस कंट्री के सिटीजन्स पढ़े लिखे होंगे तो उस कंट्री को अच्छे से संभाल सकते हैं, राइट? हम्म उनके पास वो सोच होती है, समझ होती है उस चीज को समझने की, कोई किसी भी कंडीशन को समझने की, राइट? जैसे हाँ। अगर यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे एजुकेट होते तो लोग बाहर निकल रहे होते तो बिना मास्क के नहीं निकलते, हम्म है ना? लेकिन सब हम्म एजुकेट नहीं है, तो जो एजुकेट नहीं है वो बोलते हैं कोरोना कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। हाँ। तो मास्क नहीं पहन रहे, यूज नहीं कर रहे, और जब कोरोना हो जाता है किसी को, तब फिर लगता है कि हाँ कोरोना है। हम्म अब देखो आगे, एक यहाँ पे एक इस तरीके का आपने देखा होगा, नोएडा में हर एक सेक्टर में एक, जब भी आप एंट्री करते होंगे तो इधर कहीं ना कहीं कुछ एडवर्टीजमेंट लिखी रहती होगी, और ऊपर हम्म। लिखा होता है RWA। हाँ कभी हाँ RWA, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ हाँ। ऐसी जिस जगह भी आप रह रहे हो उस जगह भी मेंटेनेंस वाले होते हैं जो RWA बना के चलते हैं। ठीक है, वो हम्म। वो हर एक फ्लैट से कुछ अमाउंट मंथली या ईयरली बेसिस पे लेते हैं, जिसके बेसिस पे वो आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले उस जगह आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर कल को कुछ कूड़ा वगैरह हो तो कूड़े के लिए वो डस्टबिन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हेल्पर्स लगाते हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ लगाते हैं, आपके यहाँ सफाई वगैरह मेंटेन करते हैं। कल को किसी हम्म किसी फ्लैट में कोई कोविड हो जाए तो उस फ्लैट को प्रॉपर सैनिटाइज करवाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, राइट? हम्म इसके अलावा और वो और भी फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कल को घर पे कुछ खराबी हो जाए तो आप बुलाओ तो वो चीज ठीक करने के लिए आ जाएंगे, हम्म है ना? तो वो क्या कर रहे हैं, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन बनी हुई है जो कि आपको एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, राइट? हम्म। अब इन लोगों का जो काम होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सोसाइटी को। ठीक है, ऐसी स्कूल हो गया, स्कूल भी क्या करता है, एजुकेशन को एजुकेशन प्रोवाइड प्रोवाइड करता करता। है।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर स्कूल तो फीस बहुत सारी लेता है, क्या गवर्नमेंट हाँ स्कूल इसके अंदर है या प्राइवेट स्कूल है? दोनों, कोई भी स्कूल हो। इसीलिए तो स्कूल जब बनते हैं, स्कूल जो चलाता है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। हॉस्पिटल जो अच्छा चलाते हैं उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो इनकम थोड़ी ना अर्न कर रहे होते हैं। उनका तो प्राइमरी मोटो क्या होता है? सोसाइटी को सर्विस देना। हम्म तो वो सर्विस देने हैं सोसाइटी को, तो प्रॉफिट कमाए नहीं रहे, हालांकि वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। हम्म ऑब्वियस सी बात है, आपको ही पता है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं स्कूल वाले आपके, तभी तो स्कूल चल रहा हाँ है। हम्म लेकिन गवर्नमेंट की नजर में वो क्या कर रहे हैं? सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म और एज पर गवर्नमेंट रूल्स, ये लोग जो ये सारे काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। आपने देखा अच्छा होगा, कौन बनेगा करोड़पति जब चलता है तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, हम्म और वो उनसे पूछते हैं अमिताभ बच्चन जी कि इस इतने पैसे का आप क्या करोगे? वो कहते हैं हम अपने एनजीओ को गिफ्ट कर देंगे, एनजीओ को डोनेट कर हम्म देंगे। और वो एनजीओ हम्म ये काम करता है। यस और नो? हम्म क्योंकि वो एनजीओ को डोनेट करेंगे। देखो, कोई मिस्टर एक्स है यहाँ पे, गेम देखना, गेम अच्छा कितना बड़ा है इनका। कोई सेलिब्रिटी आया, नाम नहीं लूंगा सेलिब्रिटी का, सिर्फ मिस्टर एक्स मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है मिस्टर एक्स ने यहाँ पे 5 करोड़ जीते। हाँ अब ये जो 5 करोड़ जीते हैं, उसने क्या कहा? उसने बोला अगर ये मैं अपने उसमें दिखाऊंगा तो मेरी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, चलो मैंने इस पे टैक्स तो देना ही देना है, क्योंकि मैंने ये जीते हैं एज अ गेम। तो उसने इस हम्म टैक्स तो देना ही देना है। बट वो चाहता है कि मेरा कहीं ना कहीं और टैक्स बच जाए। तो इसका 30% वो टैक्स दे देगा, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 3.5 CR। हम्म इसको क्या करता है? वो अपने एनजीओ में डोनेट कर देता है। अच्छा और डोनेट डोनेट करने से उसको, उसकी जो इनकम होती है, सपोज उसको जितने की भी इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है 30% का, हम्म उसे इस 3.5 CR की डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब अच्छा अगर उसकी 10 करोड़ इनकम है या 100 करोड़ की इनकम है, तो उसमें से 3.5 CR कम हो जाएंगे, और बाकी हम्म टैक्स लगेगा। इसका मतलब उसने 3.5 CR पे टैक्स बचा दिया अपना। हाँ 3.5 CR का टैक्स अगर 30% होता है, 30% कितना होगा अराउंड? 3.5 CR का हाँ, अराउंड 1 करोड़। हाँ तो उसने 1 करोड़ का टैक्स बचा लिया या नहीं बचा लिया? बचा लिया और जो पब्लिक दूर से घर पे बैठ के टीवी देख रही होती है, बोलते है कितना अच्छा पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने डोनेट किया इतना पैसा। हम्म होता है नहीं होता है? ये तो बहुत बढ़िया है, सही बात है अगली बार इसकी मूवी देखने जरूर जाना है। और उसकी यहाँ पे वाह वाही भी हो जाती है, और उसके बाद उसका टैक्स भी बच जाता है। तो गेम समझ हाँ कितना बड़ा होता है। हम्म तो ये सारी चीजें हैं। तो एनजीओ का मतलब समझ में आया? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। देखेंगे इसको, मीनिंग देखो यहाँ पे। अच्छा, एक काम करो, सोचो जरा, मेरे को बताओ, अगर मैंने एक एनजीओ ओपन करना है, मैंने एक अनाथ हाँ आश्रम ओपन करना है, जिसमें मैं हाँ उन्हीं बच्चों को वहां पे पढ़ाऊंगा भी फ्री में। अच्छा अब मैं चाहता हूँ मेरे साथ और भी लोग जुड़े। हाँ तो अब आपका मार्च में एग्जाम है, मैं आया आपके पास सेक्टर 16 और आपको पकड़ के लेके आता हूँ कि चलो यार मेरे हम्म स्कूल में पढ़ाना शुरू करना। हाँ क्या आप बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा एग्जाम है मार्च में, लेकिन मैं आपको पकड़ के लेके आ रहा हूँ जबरदस्ती? इज इट हम्म पॉसिबल कि आप मेरे यहाँ आ जाओ, उसको ज्वाइन कर लो? आपका बिल्कुल मन नहीं? नहीं मन मैं नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहा आएगा हूँ, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ कि नहीं, चलो चलो चलो। तो आप आ सकते हो? नहीं नहीं। इसका मतलब, अगर एनजीओ ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपकी खुद की मर्जी होनी चाहिए ना। हाँ तो खुद की मर्जी के लिए एक इंग्लिश में वर्ड होता है, क्या होता है बताओ? की मर्जी के लिए हाँ, अगर हम खुद की मर्जी से किसी चीज को ज्वाइन करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो अपनी खुद की मर्जी के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है, उस वर्ड को क्या बोलेंगे? की इच्छा डेफिनेशन होनी याद चाहिए करेंगे हम। हाँ, सेल्फ सेल्फ क्या? व्हाट
सेल्फ। हाँ चलो थोड़ी थोड़ी हेल्प कर लेता हूँ। सेल्फ इच्छा होनी चाहिए, डिजायर, हाँ, वांट्स, उसके अलावा और। अच्छा, कभी आपको स्कूल खुद में का। कोई प्रोग्राम चल रहा होता है और उस प्रोग्राम के लिए हर क्लास में से दो दो लोगों को चूज किया जाता है कि वो उस प्रोग्राम को चेक करेंगे कि वो सही चल रहा है या नहीं, मतलब उसको मेंटेन करेंगे, हम्म। मैनेज करेंगे। तो हाँ। स्कूल में टीचर आते हैं, बोलते हैं कौन कौन करना चाहता है, कौन कौन बनना चाहता है, ये क्या हम्म। बनना चाहता है वो। एक वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड का क्या नाम होता है? क्या बनना चाहता है वो? हेड बनना चाहता है किसी चीज का? वॉलंटियर बनना पार्टिसिपेट? चाहता है, वॉलंटियर। वॉलेंटियर? तो वॉलंटियर क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि वो अपनी मर्जी से बनता है। तो हाँ। वॉलंटरी, तो वर्ड क्या निकल के अच्छा। आया? वॉलंटरी। हाँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक हाँ। हाँ। ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। एनजीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको फाउंड किया गया फॉर प्रमोटिंग। क्या प्रमोट करने के लिए? एनजीओ क्या प्रमोट करती है बेटा? आर्ट प्रमोट करती है, ठीक है, हम्म। कल्चर प्रमोट करती है, और एजुकेशन प्रमोट करती है। सर आपने एजुकेशन तो बताया, आर्ट और कल्चर कैसे प्रमोट करती है? आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट डांस प्रोग्राम्स आजकल टीवी में आते हैं। तो हम्म। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट की आर्ट को प्रमोट कर रहा होता है उस जगह, हाँ। कोई उस पर्टिकुलर स्टेट के कल्चर को प्रमोट कर रहा होता है, हाँ। राइट? तो वो जो पर्सन जो वहां पे आते हैं, वो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, बट हम्म। उनके अंदर टैलेंट होता है, उस टैलेंट को वो लेके आते हैं वहां पे। वो जो हम्म। प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कराते हैं, वो कौन होते हैं? वो एनजीओ ही होते हैं जो उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। सपोज आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर गेम शो में नहीं जा सकते, पॉसिबल है? हम्म। बहुत सारे नहीं, ऐसे राउंड नहीं जा होते हैं, ये सकते। होते हैं, है ना? हाँ। आपको पता भी नहीं होता किस टाइम पे क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, राइट? लेकिन वो जो लोग होते हैं, वो गरीब लोग होते हैं, उन्हें तो और भी नहीं पता होता, फिर भी देखो वो टीवी हम्म। तक पहुंच जाते हैं। हम खुद हैरान होते हैं ये वहां से कैसे पहुंचे, क्योंकि उसे हम्म। एनजीओ लेके आता है। तो एनजीओ अच्छा। जो होता है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर लोग वहाँ के आर्ट कल्चर को प्रमोट करते हैं, राइट? आर यू हम्म। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। और साथ साथ आप ये अभी एग्जांपल मैंने जो दिए उसमें आपने देखा होगा कुछ सोशल एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए एनजीओ होता है। सोसाइटी के लिए आरडब्ल्यूए का एग्जांपल दिया था, हाँ। चैरिटेबल पर्पस अनाथ आश्रम का भी एग्जांपल दिया था, हाँ। ठीक है? तो ये सारे क्या है? ये सारे एनजीओ है और सबके एग्जांपल्स पे आपको पता चल गया। यस और नो? हाँ। यहां तक आप नोट कर। अब ध्यान से देखना बेटा, इस पे कुछ अकाउंट्स बनेंगे, लेकिन उस अकाउंट्स को बनाने से पहले आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है। जैसे रिसिप्ट क्या होती है, आपको रिसिप्ट पता होनी चाहिए। कितने तरीके की रिसिप्ट होती है, ठीक है? हम्म। दो तरीके की रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और दूसरी कैपिटल रिसिप्ट होती है। एनी आइडिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट? हम्म। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, एक वो होती होगी जो हम कुछ सामान खरीदते हैं तो जो रिसिप्ट मिलती है, हाँ हाँ। वो होगी रेवेन्यू रिसिप्ट। अरे और नालायक, आपने ये समझना है कि एनजीओ आप चला रहे हो तो एनजीओ में दो ही चीजें होंगी, एक रिसिप्ट होगी और दूसरी चीज पेमेंट होगी। मतलब जैसे हम हाँ। नॉर्मल क्या करते थे, एक तरीके से इनकम करते थे और दूसरी तरफ हाँ। हाँ। एक्सपेंडिचर नोट डाउन करते थे पीएनएल में, ऐसे ही हाँ। हाँ। हमारे पास एक तरफ रिसिप्ट आएगी, एक तरफ पेमेंट होती है। अब हाँ। हाँ। रिसिप्ट दो तरीके की होंगी कि पैसे कहाँ हाँ। कहाँ से आएंगे, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक है? हम्म। अब हम्म। समझो जरा मेरी बात, पहले मैं कैपिटल रिसिप्ट समझाता हूँ। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? वो होती है जो परमानेंट परमानेंट नेचर की हो, जैसे कि
स्पेसिफिक लेगेसी, स्पेसिफिक बोलूंगा मैं यहाँ पे, स्पेसिफिक लेगेसी और रिसिप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे डोनेशन मिली किसी बिल्डिंग बनाने के लिए, उसको मैं कैपिटल रिसिप्ट बोलूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अनाथ आश्रम ओपन किया, मेरे पास मिस्टर एक्स आया, उसने 20,000 की डोनेशन दे दी। वाई आया, उसने 40,000 की डोनेशन दे दी। लेकिन जेड आया, वो 10,000 की डोनेशन देता है, लेकिन बोलता है कि इस डोनेशन को आप बिल्डिंग जब बनाओगे उसी में खर्चा करना। तो उसने स्पेसिफिक बोल दिया ना, स्पेसिफाई कर दिया कि इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना है। यस और नो? तो जब मेरे पास डोनर पहले से ही स्पेसिफाई कर दे कि आपको इस पर्पस के लिए यूज करना है, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, और कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में आएगी, बैलेंस शीट का पार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। उसे बोलते हैं हाँ, कैपिटल रिसिप्ट, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आती है। ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब मैंने कहा दो तरीके की रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। बाकी कैपिटल के अलावा जो भी रिसिप्ट बची वो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक सिंपल। है। क्लियर? हम्म। हम्म। इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट, जैसे अपने रिसिप्ट करा, अब हमें पेमेंट भी, एक्सपेंडिचर भी पता होना चाहिए कि कितने तरीके के हैं। दो तरीके हम्म। के एक्सपेंडिचर है, वन इज रेवेन्यू, अनदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम्म। अब इसकी भी मीनिंग समझेंगे कि क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल। तो अगेन पहले हम्म। कैपिटल एक्सपेंडिचर बताता हूँ, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ आएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें हम पेमेंट करते हैं किस पर्पस के लिए, जब हम कोई परमानेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल दो परमानेंट प्रॉपर्टी के लिए। परमानेंट प्रॉपर्टी खरीद, जैसे कोई जमीन खरीद रहे हो अपने ही नाम पे, जैसे ठीक है, ये। फिर परचेज ऑफ बिल्डिंग आ गया, हम्म। लैंड खरीद रहे हो या बिल्डिंग खरीद रहे हो तो परमानेंट प्रॉपर्टी हो गई। या कोई हाँ। परमानेंट एसेट खरीद रहे होते हैं, हम्म। इसके लिए एग्जांपल दो। खुद की कार खरीद रहे हैं, अरे बिजनेस में खुद की कार क्यों खरीदेंगे, बिजनेस के लिए खरीदेंगे ना या तो खुद की पर्टिकुलर मशीन खरीद रहे हैं, प्लांट एंड ऑफिस। मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर। हाँ। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिससे हम इंप्रूव कर सकें विद अ व्यू टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, हम्म। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरे वाले के लिए एग्जांपल दे सकते हो? कैपेसिटी। हाँ, जैसे जैसे मान लो हमारा फार्मिंग का है तो हम ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, उससे फिर एग्जैक्टली, हमारा इंक्रीज होगा। उससे हमारा क्या हो गया, इंक्रीज होगा ना, वो जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज अर्निंग। हो जाएगी, है ना, हाँ। इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर? हम्म। या जिस तरीके से अगर एक पर्टिकुलर रूम है यहाँ पे हम्म। और एक दूसरा रूम ये रहा, सपोज यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ, मैक्सिमम यहाँ पे आते हैं सिर्फ 10 स्टूडेंट्स, और मेरे पास 1 आवर ही अवेलेबल है, और बाकी 10 बच्चे यहाँ बाहर खड़े हैं, कहते हैं मेरे को हमें भी पढ़ा दो सर। मैंने कहा मेरे पास हम्म। 10 आवर ही अवेलेबल, 1 आवर ही अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा दूसरे वाले रूम पे पढ़ लेंगे, तो मैंने कहा एक टाइम पे मैं तो या तो यहाँ रहूंगा या यहाँ रहूंगा, दोनों में कैसे रहूंगा। हम्म। फिर मैंने माइंड चलाया, मैंने कहा ये बीच की दीवार ही हटा देते हैं, तो दोनों हम्म। रूम की बीच की दीवार हटा दी, तो एक बड़ा सा हॉल बन गया। तो हाँ। 10 + 10 अब 20 स्टूडेंट्स आराम से पढ़ ले रहे हैं, हाँ। और मेरे को टाइम उतना ही 1 घंटा देना पड़ रहा है। हाँ। क्या ये एक्सपेंडिचर करने से मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर रूम को एक्सटेंड कर दिया। हम्म। एक्सटेंड करने से क्या, मेरा खर्चा थोड़ा सा हुआ तो सही उस समय, लेकिन उससे हम्म। मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ी? हाँ, बढ़ गई। बढ़ गई। तो इसके लिए एग्जांपल लिखा मैंने, एक्सटेंशन ऑफ ऑडिटोरियम, राइट। हम्म। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो हम्म। ऑल अदर पेमेंट्स आर ऑफ रेवेन्यू नेचर एक्सेप्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, सॉरी, ड्राइंग और इन्वेस्टमेंट को छोड़ के सारे के सारे क्या है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
क्लियर, नोट डाउन करो उसे। अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की मुंह दिखाई करवाते हैं। देखो जरा, रिसिप्ट एंड पेमेंट किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना। लेकिन उसको, उसका अकाउंट बनाने से पहले उसका नेचर समझना जरूरी है कि वो होता कैसे है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो होता है रियल अकाउंट की तरह। यू रिमेम्बर व्हाट इज रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस, बट इसका नेचर क्या होता था रियल अकाउंट का? किस चीज से रिलेट करता था, किसको डेबिट करते थे, किसको क्रेडिट करते थे? आपने ये तो बता दिया क्या चीज डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे, पर किन चीजों को पहले हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि ये रियल अकाउंट से रिलेट करता है या नहीं करता। जैसे मैंने किसी को सैलरी दी, सैलरी इज नॉट अ हाँ रियल अकाउंट, सैलरी तो नॉमिनल हाँ। अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या होता था? रिलेटेड टू एसेट्स, अगर एसेट है हाँ। तो रियल अकाउंट है, राइट। अब इसका रूल होता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर, नोट डाउन करो आप। अच्छा, आपको याद है कैश बुक होती थी एक 11th क्लास में? हाँ, जितनी भी कैश से रिलेटेड चीजें होती थी और सब उसी में जाती थी। हाँ, और कैश बुक का भी क्या होता था, कैश बुक भी क्या होती थी, कैश हमें पता है एसेट होता है, तो कैश भी यही कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम कैश बुक बनाते थे तो कैश बुक की एक साइड डेबिट होती थी और दूसरी साइड क्रेडिट होती थी, यस और नो? हम्म हम्म और जो डेबिट साइड होती थी यहाँ पे क्या आती थी, सारी इनकम्स आती थी, जहां जहां से हमारे पास कैश रिसीव्ड हो रहा है। हम्म। और यहाँ दूसरी साइड क्या आती थी, सारी पेमेंट्स आती थी। हाँ। रिमेम्बर, हम्म कुछ ऐसा ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनने जा रहा है, नोट करो इसे। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिखाता हूँ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये बॉक्स बनाया हमने। अब इस बॉक्स में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। हम्म अब इधर कुछ चीज आएंगी और इधर कुछ चीज आएंगी। अब आप मेरे को बताओ, हम्म इसका भी अभी मैंने आपको बताया, रूल होता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस साइड रिसिप्ट आनी चाहिए या पेमेंट आनी चाहिए? रिसिप्ट आनी चाहिए। रिसिप्ट आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और इस साइड पेमेंट आएगी, क्लियर। हाँ। अब जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है तो स्टार्ट होता है हमेशा किससे? ओपनिंग बैलेंस। अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का तो वो लिखेंगे, बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो वो लिखेंगे, फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो वो लिखेंगे, हम्म ठीक है। तो इन हम्म सबका इनर कॉलम में लिखे, इसे आउटर कॉलम में लिख दिया। ऐसे हम्म इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने का पर्पस ये होता है कि हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है हमें, कैश, बैंक और एफडी का। और हम्म अच्छी बात यह है कि आपके सिलेबस में जनरली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा पूरा पूरा। हम्म आपको एक हम्म दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो भी हम सीखेंगे हम्म कैसे, राइट। अब हम्म। इस पे, इस अकाउंट में इसके अलावा और क्या क्या चीजें आएंगी? अब बताओ, रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट ही तो आएगी, कोई पेमेंट थोड़ी हाँ ना आएगी। हाँ। और रिसिप्ट कितने तरीके की होती है? दो। दो, कौन कौन सी? रेवेन्यू और कैपिटल। यस, तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आएगी या एक आएगी, उसको समझना है बेटा, दोनों आएगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ अच्छा। पे एक कंडीशन है, वही रिसिप्ट आएगी यहाँ पे, रेवेन्यू और कैपिटल, जो आपको कैश में या चेक में रिसीव हो रही होगी। जो हम्म। आउटस्टैंडिंग है वो नहीं आएगी, जो कैश में आ रही होगी वही आएगी। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कैश बुक की तरह बनाएंगे इसे हम। तो टू हम्म रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व दोनों आएगी, लेकिन कैश या बैंक में होनी चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो नहीं आएगी, क्योंकि हम्म। आउटस्टैंडिंग तो अभी रिसीव ही नहीं हुई ना। हम्म। क्लियर है? हाँ। ऐसे ही बेटा पेमेंट आएंगे यहाँ पे, कैसे? दोनों के दोनों, रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों, लेकिन कंडीशन यही है कैश और बैंक में होनी चाहिए। अब ठीक एक है। क्वेश्चन आता है कि सर, कि यहाँ पे जो रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट आती है वो किस ईयर की रखे, करंट ईयर की लिखे या किसी भी ईयर की?
बेटा किसी हम्म। भी ईयर की, चाहे पिछले 5 साल की हो, आने वाले 5 साल की हो, बट होनी चाहिए कैश में। अगर हमें कैश में रिसीव हो रही है तो वो यहाँ पे आएगी, चाहे किसी भी ईयर की हो, हमें कोई लेना देना नहीं। कैश आ रहा है तो उसे रिकॉर्ड करो, कैश जा रहा है तो उसे रिकॉर्ड करो। क्लियर? ठीक है। नोट डाउन करो इसे। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका भी एक अपने आप में एक नेचर होता है। नेचर क्या होता है इसका? इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट की तरह। और नॉमिनल अकाउंट का एक अपना रूल होता है, डू यू रिमेम्बर? नॉमिनल का हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गुड। तो डेबिट सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को किया जाएगा और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर? हम्म। नोट करो इसे, फिर आगे चलेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना, इसको समझेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो, ये जो डेबिट साइड है, आपको बताया मैंने नॉमिनल अकाउंट का इसका नेचर होता है, तो रूल क्या था? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। तो इधर हम्म। डेबिट साइड में इनकम आनी चाहिए, एक्सपेंडिचर आने चाहिए। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, गुड। एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे इनकम आएंगी या एक्सपेंडिचर? इनकम हाँ, आएंगी, इनकम। राइट। अब कई जगह ये चीज रट लेते हैं बच्चे, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट पहले आता है तो यहाँ डाल दिया, पेमेंट यहाँ आती है। ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कई बार बाकी सारी चीजें सही लिख देते हैं यहाँ पे एग्जाम में, लेकिन इनकम को यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिचर के बदले, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। तो हम्म। सारी चीजें सही हैं, लेकिन ऊपर की हेडिंग ही गलत हो गई तो फिर गलत हो जाएगा, पूरा पूरा पेपर गलत हम्म। हो जाएगा, क्वेश्चन गलत है आपका, ध्यान रखना। हम्म। ठीक है? आपको इस चीज पे ध्यान देना है, रटना नहीं है। कई जगह रटवा भी देते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट ऐसे है, रिसिप्ट पहले आता है और पेमेंट यहाँ आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उल्टा हो जाता है, ऐसे रटवा लेते हैं, हम्म। और आपको समझना है। क्लियर? अब सबसे मजे की बात यहाँ पे ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ किसी चीज का नहीं आता। जैसे रिसिप्ट एंड अच्छा। पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस आता था ना, बैलेंस बीडी, कैश इन एंड कैश इन हाँ। बैंक और एफडी का, यहाँ पे ऐसा हाँ। कुछ नहीं आता। यहाँ सीधा सा फंडा है, एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर डालो, इनकम में इनकम डालो। अब आप बोलोगे हम्म। कि सर यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर, हाँ, लेकिन कौन से एक्सपेंडिचर? दो तरीके के होते हैं ना, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। कैपिटल। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं और कोई नहीं आता। अच्छा। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसी ईयर के आएंगे, किसी और ईयर के भी नहीं आएंगे। मतलब जिस ईयर का हम्म। आप अकाउंट बना रहे हो उसी ईयर से रिलेटेड आने चाहिए, चाहे आपने ठीक है। कैश में पे किया हो या नहीं पे किया हो। क्लियर? हम्म। तो यहाँ पे मैंने हम्म। लिखा है टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के। और ठीक यहाँ है। पे लिखा है बाय रेवेन्यू रिसिप्ट ओनली, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के। अब मैंने यहाँ पे एक बात बोली, चाहे आपने कैश में पे किया हो या नहीं किया हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए सैलरी, मैंने 5,000 रुपए सैलरी दी, लेकिन कितने महीने की? 11 महीने की। तो हम्म। दैट मीन्स 55,000 दिए, लेकिन हाँ। काम पूरे 12 महीने लिया। हम्म। तो एक महीने की अभी पे नहीं करी ना, हाँ। पर है तो वो मेरा इसी ईयर का एक्सपेंडिचर, हाँ। तो वो भी आएगा किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। एक महीने की जो सैलरी, और फिर टोटल करके वो आउटर कॉलम में आ जाएगा 60,000। ये मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे आपने पे किया हो या नहीं किया हो तो भी आएगा। जैसे ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कई बार हमने रेंट पे कर देते हैं, हमने रेंट पे कर दिया, सपोज 14 महीने का कर दिया 2,000 रुपए के हिसाब से, हम्म। तो दैट मीन्स कितना पे कर दिया हमने? 20। 28,000। हाँ। अब बताओ, साल में तो 12 ही महीने होते हैं ना, हाँ। तो इस ईयर का एक्सपेंडिचर तो 12 महीने का ही है। हम्म। हमने तो 2 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया ना, तो वो जो दो हम्म। महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया हमने, वो हम्म। क्या है? प्रीपेड रेंट।
तो वो क्या करेंगे, हम उसे हम्म। माइनस कर देंगे। दो महीने का 4,000, 4,000। तो हाँ। ये हो गया यहाँ पे 24,000। बात समझ में आई मेरी, कि मैं क्या कहना हाँ। चाह रहा हूँ, कि उसी हम्म। ईयर का एक्सपेंडिचर आएगा, चाहे आपने पे किया हो या ना पे किया हो। उसी ठीक है। ईयर की इनकम आएगी, चाहे आपने रिसीव करी हो या नहीं करी हो। फिर आपका ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का, वो भी समझ लेते हैं। अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो 11th क्लास में क्या निकल के आता था? अगर आप मतलब बिजनेस कर रहे हो, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो क्या आएगा? इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है तो आपको प्रॉफिट है। प्रॉफिट आएगा। और एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो? लॉस। बट ये तो बिजनेस, ये तो प्रॉफिट के लिए काम कर ही नहीं रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या हाँ। प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज करेंगे? नहीं। नहीं। स्कूल वाले बोलेंगे ही नहीं कि हमें प्रॉफिट हुआ, वो तो बोलते हैं भाई हमें सरप्लस हुआ है। हम्म। क्या वर्ड यूज करते हैं? सरप्लस हुआ है। सरप्लस। और लॉस होता है तो बोलते हैं हमें डेफिशिएट हुआ है। ठीक है। समझ रहे हो? हाँ। प्रॉफिट बोलेंगे तो टैक्स नहीं लग जाएगा उनके ऊपर। हम्म। तो इसलिए स्कूल वाले चालू होते हैं, बताते नहीं है ना। हम्म। चलो नोट करो इसे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझते हैं जरा, एक बेसिस के बेसिस पे। सबसे पहले नेचर, आपको पता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्या नेचर होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या होता है? हाँ, उसका रियल होता है रिसिप्टेंट पेमेंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जिसपे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आती है और उस पे आउटस्टैंडिंग हाँ। आइटम्स भी आ जाते हैं, राइट। उसके बाद कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब होता है बिगनिंग। अच्छा। ठीक है, बिगनिंग। अब बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट किस चीज से स्टार्ट होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस चीज से स्टार्ट होता है? रिसिप्टेंट पेमेंट जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और एफडी से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हाँ। कुछ भी ऐसा नहीं है, हम्म। राइट। तीसरा है फॉर्म। फॉर्म बोले तो किस तरीके से बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या होता है, रिसिप्ट में डेबिट साइड में रिसिप्ट आती है और क्रेडिट साइड में क्या आती है? पेमेंट्स आती है। पेमेंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आते हैं और क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में इनकम। इनकम आती है। उसके बाद कंटेंट, किस तरीके की चीजें आती है? रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आते हैं, लेकिन किसी भी ईयर के, चाहे वो करंट ईयर हो, हम्म। प्रीवियस ईयर हो, सक्सीडिंग ईयर हो, मतलब नेक्स्ट ईयर। हम्म। लेकिन हम्म। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की चीजें आती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का? क्लोजिंग बैलेंस निकालना। ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्ट होता है सरप्लस और डेफिसिट निकालना, हम्म। राइट। इसके हाँ। बाद पीरियड, रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी भी पीरियड की चीजें आ सकती है, पास्ट, करंट और सक्सीडिंग ईयर। लेकिन हम्म। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड की चीजें आएगी। हम्म। क्लियर? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, आउटस्टैंडिंग आइटम्स। अब आप मेरे को बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आउटस्टैंडिंग आइटम्स को डाल दें या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यस, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई आउटस्टैंडिंग आइटम नहीं आएंगे। इट इंक्लूड ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्चुअली रिसीव्ड एंड पेड, whether for the period covered or not, that is based on cash system of accounting। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट किस बेसिस पे चलता है? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम। ठीक है, लेकिन वो कौन से सिस्टम में चलेगा? एक्रूअल सिस्टम में, राइट। मर्केंटाइल सिस्टम जिसे बोलते हैं, ठीक। वो भी उसी अकाउंटिंग पीरियड का। नेक्स्ट है बैलेंस शीट।
आप मेरे को बताओ बैलेंस शीट किसके बाद बनती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद? अच्छा 11th बैलेंस क्लास शीट। में हमने बैलेंस शीट बनाई, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर पीएनएल बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाई। कभी हम्म। आपने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बन रही थी फिर पीएनएल बन रहा था? तो नहीं। ऐसे ही यहाँ पे बैलेंस शीट किसके बाद बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद। ठीक ठीक है। है, तो बैलेंस हम्म। शीट किस चीज से जुड़ी रहती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। इनकम एंड इसमें क्या लिखा हुआ एक्सपेंडिचर। है, बैलेंस शीट इज अकम्पनीड विद दिस अकाउंट, राइट। हम्म। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स। आपको पता है दोनों साइड का डिफरेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश इन बैंक हम्म। और फिक्स डिपॉजिट। फिक्स लेकिन इनकम डिपॉजिट। एंड एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस आता है या तो सरप्लस होगा या डेफिशिएट होगा। वैसे ये हाँ। पहले हमने मेंशन किया हुआ है, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स हम्म। बढ़ाने के लिए। पहले कई बार सब्जेक्टिव पेपर में कई बड़े बड़े टॉपिक्स आ जाते थे डिफरेंस में 3 नंबर के लिए, तो उस समय में नंबर हम्म। पॉइंट्स बढ़ाने होते थे, राइट। अच्छा। अभी भी आपके उसमें थ्योरी आएगी, सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका है, आपने देखा? हम्म। उस पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस पूछा गया है, हम्म। राइट। तो वो 1 नंबर हम्म। के लिए नहीं पूछा है, ज्यादा नंबर के लिए पूछा है। तो इस केस में हम्म। डिफरेंस ज्यादा पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एंड ठीक लास्ट है। बट नॉट लीस्ट दैट इज प्रोविजंस। आपने ध्यान दिया कभी जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कहाँ पे आने चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डाउटफुल डेब्ट। में? सोचो, ये मोबाइल है, इस पे डेप्रिसिएशन लगता, आज मैंने ये मोबाइल हाँ। खरीदा 60,000 का, और इस पे हाँ। हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है 20,000 का। हम्म। अगले साल इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 का। तो क्या मेरे पास से 20,000 कैश चले जाएंगे अगले साल? डेप्रिसिएशन लगेगा तो। हाँ, जब डेप्रिसिएशन लगता है तो मेरे पास से कैश जाता है क्या? नहीं, ऐसे ज्यादा थोड़ी हो, तो बेच जाता तो तो नहीं है। समझो। तो कैश, नहीं। कैश में कुछ चीज होती तो नहीं है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। रिसिप्ट एंड हाँ। पेमेंट में कैश वाली चीजें आती हैं, तो कहाँ आएगा, हम्म। इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। इसीलिए नो सच प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एंड प्रोविजन फॉर डेट एंड डाउटफुल डेट हैव टू बी मेड। ठीक है। क्लियर? नोट करो हम्म। इसको।